हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई नो कि आजकल पढ़ने का मन नहीं करता है और बुक रीडिंग करने का तो बिल्कुल भी नहीं करता है। कि ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता होगा ना कोई आ जाए, आके पढ़ा दे या कोई मेरे लिए बुक रीडिंग कर दे तो मैं सुन लूँ। सो हेयर इज़ योर टीचर। आई एम शिखा गर्ग। I am going to read the book of home science for you. I hope you will enjoy this. सभी लोग बना रहे हैं कुछ ना कुछ, आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन लो पिच है, आवाज़ बहुत डाउन है, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, बहुत सीधा साधा सा बोल रहे हैं, बोरिंग वे में प्रेजेंटेशन है। लेकिन दिस इज़ अ बुक, आई एम गोइंग टू रीड द बुक। दिस इज़ डिफरेंट। आई होप यू विल लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको लगा कैसा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज लेसन नंबर 6। दिस इज़ फॉर 12th क्लास होम साइंस। लेसन नंबर 6, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा, यानी फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। इससे पहले वाले चैप्टर में जो कि है लेसन नंबर 5, उसमें था फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। आपने ज़रूर अच्छे से पढ़ा होगा, जिसमें आपने फूड को प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है और कई बार प्रोसेसिंग करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं, इसके बारे में पढ़ा होगा। तो मैं ये मान के चलूँगी कि आप वो पढ़ चुके हैं और आगे लेकर चलते हैं। जब आप एक नॉर्मल सी बात बताइए, जब आप मार्केट से कोई भी सामान खरीदते हैं, राइट, और खाने के लिए कोई पैकेट खरीदते हो मार्केट से, कोई नमकीन, कोई बिस्किट का पैकेट, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? भाई मेरे माइंड में तो सबसे पहले आता है कि इसकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं, और ये सेफ्टी के साथ में पैक किया हुआ है कि नहीं। और कभी भी अगर बाई चांस खुला हुआ मिल जाता है थोड़ा सा या कटा हुआ मिलता है, तो मैं पूछती हूँ शॉपकीपर से, अरे ये तो लगता है चूहे ने काट दिया, मुझे दूसरा वाला दे दो। सो ये हम सभी की थिंकिंग होती है ना। हम में से किसी को अच्छा नहीं लगता है कि पैकिंग खुली हुई हो, उसको थोड़ा सा भी कटा हुआ हो, या फिर हमारे माइंड में रहता है कि ये ठीक से बना हुआ है कि नहीं, नीटनेस के साथ में, क्लीनलीनेस के साथ में। आज का हमारा चैप्टर भी ना इसी को लेके है, और ये इसके नाम से ही शो हो रहा है, फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी। किसी भी देश या क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है, उसके स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन की स्थिति और उसकी प्रोडक्टिविटी को एक मेन चीज़ के बेस पर जज किया जाता है, एंड दैट इज़ फूड। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो भी भोजन हम खाते हैं वो न्यूट्रिटिव वैल्यू के साथ में होना चाहिए, यानी उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी होनी चाहिए, और साथ में सुरक्षित भी होना चाहिए, यानी सड़ा गला ना हो। आपने वो ख़रीदा भी और आपको पैकेट खोलने के बाद क्या पता चल रहा है कि वो खाना तो ख़राब था। ऐसा पैकेट आप कभी भी नहीं खरीदना चाहोगे। असुरक्षित भोजन के सेवन से बहुत से खाद्य जनित रोग, यानी फूड बॉर्न डिसीजेज हो सकती हैं। हम सब ने कई बार संदूषित और मिलावटी भोजन का सेवन किया है, और उसमें उसको खाने से हमें क्या होता है, हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आजकल के ग्लोबलाइज्ड समय में फूड बॉर्न डिसीजेज और पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की समस्याओं के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता है, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये रिपोर्ट है 2005 की, इसके अकॉर्डिंग एक बार देश में ऐसा हुआ था कि अतिसार, जिसको हम दस्त बोलते हैं, और फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी, ये भी हमें बिजनेस देती हैं, लोगों को बिजनेस देती हैं, कुछ लोगों को रोज़गार देती हैं। भाई अगर मैंने बिजनेस सेटअप किया तो बाकी मुझे भी तो लोग चाहिए ना, ह्यूमन पावर चाहिए, तो मैन पावर चाहिए, तो मैं उनको बिजनेस दूंगी, मैं बोर्ड लगाऊंगी मुझे इतने लोग चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा कि लोगों को जॉब मिलेगा, और उससे फिर क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय, जो देश होता है उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, यानी हर एक बंदे का, हर एक व्यक्ति का जो स्टेटस है उसमें सुधार आता है, लिविंगहुड में सुधार आता है। अच्छा, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी क्या करता है बेसिकली? फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जो अगर आय बढ़ेगी तो लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी, यानी खर्च करने की क्षमता, पैसा खर्च करने की कैपेसिटी। अगर किसी को जॉब है तो वो पैसा खर्च कर पाएगा ना, उसको इनकम मिलेगी तभी तो वो पैसा खर्च कर पाएगा, लेकिन किसी के पास जॉब ही नहीं तो वो क्या खर्च करेगा। अच्छा, उसके बाद आता है कि उसके मांग में सुधार बढ़ता है, जो फूड सप्लाई है उसकी डिमांड बढ़ती है। अगर हम इंडस्ट्री लगाएंगे और फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो वो चीज़ जो है कम समय में
ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और इससे क्या होगा, प्रोसेस्ड फूड और हेल्थ फूड, प्रोसेस्ड फूड यानी संसाधित खाद्य पदार्थ और हेल्थ फूड यानी स्वास्थ्य के लिए जो बनाए जाते हैं खाद्य पदार्थ, और दूसरा होता है फंक्शनल फूड्स यानी व्यवहारिक खाना। ठीक है, इनका अच्छे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाता है और किया जा रहा है। ऐसे में इन खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को नियमित रखना और उसका समय समय पर टेस्ट करते रहना कि वो हेल्दी वे में ठीक से बनाया जा रहा है कि नहीं, उसका प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो सेफ्टी एंड नीटनेस का ध्यान उसमें रखा जा रहा है कि नहीं प्रोडक्शन करते समय, इसी को कहते हैं इंस्पेक्शन। आंकलन को कहते हैं इंस्पेक्शन। बीच बीच में टीम जाती है, फूड इंस्पेक्टर्स जाते हैं और उस खाने को चेक करते हैं, या मसाले हुए, फूड पैकेट्स हुए, ये जो आपके चिप्स वगैरह होते हैं इनको फूड पैकेट्स भी बोलते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि सभी प्रकार के कच्चे और पकाए हुए खाने की क्वालिटी का सीधा सीधा रिलेशन लोगों की हेल्थ से होता है, इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पिछले वर्षों में पूरी दुनिया के साथ भारत में भी लोगों के स्वास्थ्य संबंधित सुरक्षा चुनौती का में काफ़ी बदलाव लाया गया और चुनौतियों का जो प्रणाली है उसको भी काफ़ी बदल गई हैं अब, जिसकी वजह से खाद्य गुणवत्ता यानी फूड क्वालिटी जो है और फूड सेफ्टी यानी खाद्य सुरक्षा जो है, दोनों से ही संबंधित मामलों में अधिक महत्व दिया जा रहा है। इन दोनों मीन्स फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी दोनों ही मैटर्स पर अब बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है कि भाई लोग फूड पैकेट्स खरीद रहे हैं, इट शुड बी सेफ एंड इट शुड नॉट बी हार्मफुल, है ना, कि इसको खाने के बाद मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, मेरी बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना नज़र आए, दाने हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, एलर्जी निकल आई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं वो इतने ठीक मात्रा में डालें कि वो ज़्यादा ना हो। ये जो प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं इनका क्या रोल होता है, खाने को ख़राब होने से बचाना, और अगर वो क्वांटिटी उसको ज़रा सा भी कम या ज़्यादा कर देंगे तो वो जहरीला हो जाता है, जहर की तरह काम करने लगता है बॉडी में। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आधुनिक जीवन शैली और खान पान संबंधित आदतों में तेज़ी से हो रहे परिवर्तन के कारण आजकल बहुत से लोग घरों से बाहर खाना खाना पसंद करते हैं। ऐसे में सभी रेस्टोरेंट्स, होटल्स या फिर ढाबे वाले खाद्य पदार्थ और भोजन को अधिक मात्रा में और परोसने के कई घंटे पहले ही तैयार कर लेते हैं। ये हम सब जानते हैं। क्या आपको लगता है कि वो एकदम से आपके सामने खाना बना के ले आएंगे? आप बोलोगे कि यार दाल मखनी ले आओ, ये ले आओ, वो सब खाना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बड़े बड़े पतीलों में पहले से ही रेडी रहता है। इनफैक्ट 2-2 दिन का खाना एक दिन में बना लेते हैं एडवांस में, और क्या करते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव वाली दवाई छिड़क के उसको बड़े बड़े फ्रीजर्स में रख देते हैं। आपको पता है बर्फ़ की तरह खाना जमा देते हैं, बिल्कुल बर्फ़ की तरह खाना जम जाता है, और जब आप बोलते हो तो उसको वापस से गर्म करके आपको सर्व कर देते हैं। ऐसी स्थिति में यदि खाना ठीक प्रकार से स्टोर करके ना रखा जाए तो वो ख़राब हो सकता है। आजकल बहुत प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रोसेस्ड और पैक करके बेचे जाते हैं। ऐसे में इन खाद्य पदार्थों को उपभोग के लिए यानी कंजम्पशन के लिए सुरक्षित बनाए रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। इधर देख लीजिए, पहले मिर्च मसाले और तिलहन आदि को घर पर ही पीसकर प्रोसेस्ड कर लिया जाता था। आप धूप में सुखा लेंगे तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, राइट। और प्रोसेसिंग क्या है, ब्लांचिंग मेथड यूज़ करके उनको ड्राई करके उबाल के, पहले जैसे चिप्स बनाते हैं, चिप्स बनाने में मैंने आपको बताया था कि उसको ब्लांचिंग मेथड यूज़ करते हैं। आलू के चिप्स बनाते हैं तो उसको उबालते हैं, उबले पानी में से सीधा उसको ठंडे पानी में डाल देते हैं और उसके बाद उसको धूप में सुखाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग, सो दैट उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो यहाँ दोबारा पढ़ रही हूँ आपके लिए, पहले मिर्च मसाले और तिलहनों को घर पर ही पीसकर संसाधित कर लिया जाता था, यानी प्रोसेस्ड कर लिया जाता था, और उस समय उनकी शुद्धता की भी कोई विशेष चिंता नहीं की जाती थी। सभी लोग ऐसे ही प्रोसेस करते थे, तो और क्योंकि वो घर की आइटम होती थी तो इसलिए क्वालिटी ख़राब होने का तो सवाल ही नहीं होता, और इसलिए लोग उसके बारे में सोचते भी नहीं थे, चिंता भी नहीं करते थे।
परंतु आज के समय में जब लोगों के पास घर पर इन्हें संसाधित करने का समय नहीं है, सभी वर्किंग है और लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि वो खुद से चीज़ों को प्रोसेस करके रखें, ऐसे में पैक्ड किए हुए विभिन्न प्रकार के खड़े और पिसे हुए मसालों की मांग विशेषकर शहरों और बड़े बड़े नगरों में बहुत अधिक हो गई है। कच्चे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का भी सार्वजनिक स्वास्थ्य से सीधा संबंध होता है, इसीलिए उनकी गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, चाहे वो छोटी से छोटी आइटम हो या बड़ी से बड़ी खाने की आइटम हो। पैक्ड है, अगर वो प्रोसेस्ड है, पैक्ड है, तो उसकी क्वालिटी पर विशेष ध्यान रखा जाना ही चाहिए। वृहद स्तर यानी मास स्केल यानी लार्ज लेवल पर बनाए गए खाद्य पदार्थों को संसाधित करके यानी प्रोसेस्ड करके उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना एक जटिल तथा लंबी प्रक्रिया है। ऐसे में संसाधन यानी रिसोर्सेज और संसाधन को रिसोर्सेज भी कहते हैं यहाँ पर, लेकिन इसको प्रोसेसिंग कहा गया है। संसाधन करना यानी प्रोसेसिंग करना और कंजम्पशन, उसका कंजम्पशन के बीच में एक लंबा अंतराल रहता है, एक काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। प्रोसेसिंग कर दी, अब उसका पैकिंग कर दी और उसको पहुंचाना है केरला, बना है दिल्ली में, और हो सकता है ट्रक से जा रहा है या फिर शिप से जा रहा है, यानी दूसरी कंट्री में जा रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है। वो आइटम इतना फेमस है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो क्या जब तक वो खाने वाले कस्टमर के पास पहुंचेगा उसके बीच में बहुत लंबा टाइम हो गया कि नहीं? यस, जी हाँ। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? इसीलिए बड़ी मात्रा में उत्पादन और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में लगाने वाला समय के दौरान खाद्य पदार्थों के खराब होने की संभावना का आंकलन यानी असेसमेंट या इंस्पेक्शन तथा खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाना सुरक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक होता है ही। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आता है सूक्ष्म जीवों की अनुकूल क्षमता में वृद्धि यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फेवरेबल कंडीशन जब उनको मिलती है तो वो ग्रो करते हैं। लोगों की प्रतिजैविक प्रतिरोधकता में क्षमता यानी लोगों के अंदर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसमें कमी होना। फिर आता है परिवर्तित मानवीय सुग्राहिता, दैट इज ऑल्टरेटेड ह्यूमन सस्पेक्टिबिलिटी, यानी अभी मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगी आपको। और लोगों में अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के बढ़ते चलन के कारण खाद्य जनित सूक्ष्म जीविक रोगों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सपोज कोई फूड है, उसको खाने से मुझे एलर्जी हो गई, मेरे स्किन पे दाने दाने हो गए, और दूसरा है मेरे फैमिली में दूसरे बंदे ने भी खाया, वो उसको थोड़ा देर से हुए, ठीक है, और उसके सिम्टम्स भी कम आए, मेरे बॉडी पे उसके सिम्टम्स ज़्यादा आए। दिस इज़ कॉल्ड कि अल्टरेटेड ह्यूमन सस्पेक्टिबिलिटी, यानी हर व्यक्ति के ऊपर रिएक्शन होगा, लेकिन हो सकता है रिएक्शन होने का जो लेवल है वो दो लोगों में के 3 लोगों के बीच में या मैक्सिमम लोगों के बीच में अलग अलग हो, ये डिपेंड करता है। और कुछ लोग, जैसे वही वाली बात है ना कोरोना वायरस, कि किसी को तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रहा है और किसी को इतना प्रॉब्लम कर रहा है, दैट इज़ कि इम्यून सिस्टम उसका इतना स्ट्रांग है कि सबने उसी प्रोडक्शन में से खाया, जो प्रोडक्शन ख़राब हुई उसी यूनिट में से खाया सबने पैकिंग, लेकिन किसी को तो कुछ भी नहीं हुआ और किसी को इतना प्रॉब्लम हुआ कि उसने केस कर दिया। सो इसलिए यहाँ पे कहा है कि ये जो आजकल जो पैक्ड फूड है, इससे होने वाली समस्याओं के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनमें से लगभग आधे से ज़्यादा खाद्य जनित रोगाणुओं की खोज पिछले 25 से 30 साल में हुई है। जब ये चीज़ें बनती हैं तो इनसे जनित यानी डेवलप होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, उन पर भी स्टडीज़ साथ के साथ होती रहती हैं। और ये जो काम पहले भी चलता था, ये रिसर्च वर्क, लेकिन 25 से 30 सालों में जो रिसर्च वर्क है उसमें भी बहुत फास्टनेस आई है, बहुत स्पीड अप हुआ है, बहुत तेज़ी से टेस्टिंग करते हैं, बहुत तेज़ी से पता लगा लेते हैं कौन सा वायरस है, क्या है, और उसकी जो ठीक करने के जो सॉल्यूशंस हैं, मेडिसिन हैं, वो भी बहुत जल्दी से डेवलप कर लेते हैं। इसके बावजूद अभी भी बहुत से ऐसे खाद्य जनित रोग हैं
खाद्य जनित रोग मीन्स फूड बॉर्न डिसीजेज, जिनके पुख्ता कारणों की जानकारी अभी तक नहीं है। देयर आर सो मेनी फूड बॉर्न डिजीजेज टिल नाउ, जिनके बारे में अभी तक भी कुछ समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से आया, कैसे हुआ और इसका क्या सोल्यूशन है। और वो क्या होता है, अपने आप ही बॉडी उसको हील करती है और खुद ही अपने आप रिकवर करती है। और यही कारण है कि फूड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होने वाले जो रोग हैं आज भी वैश्विक जनसंख्या। इसके बाद आता है खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता से संबंधित मूलभूत संकल्पनाएं, मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी। इसका मतलब है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है फूड का। सो फूड का बेसिक कॉन्सेप्ट उसकी क्वालिटी और सेफ्टी के बेस पे सेट किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि खाद्य सुरक्षा क्या है, यानी फूड सेफ्टी क्या है। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि खाद्य पदार्थ उपभोग के लिए सुरक्षित है या नहीं, या फिर उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की हानि तो नहीं पहुंचा रहा है। खाद्य सुरक्षा को बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी संकल्पनाएं हैं। ठीक है, आइए इन्हें समझें। सबसे पहले है अविषालुता, यानी विषैलापन, जिसे हम इंग्लिश में टॉक्सिसिटी कहते हैं। किसी पदार्थ की, यानी किसी भी फूड प्रोडक्ट की विभिन्न स्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति या संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ की अविषालुता या विषैलापन कहते हैं। मीन्स भाई दही खराब हो गई, राइट, और हमने खा ली, तो वो क्या विषैलापन उसके अंदर आ गया, वो आपको उससे क्या होगा, आप खराब दही खा लोगे तो आपको वॉमिटिंग होने लगेगी, लूज मोशंस भी हो सकते हैं। आपको पता नहीं है, दूध फट गया था, उसका टेस्ट ख़राब था, लेकिन पी लिया, उसके बाद भी आपको वॉमिटिंग और लूज मोशंस हो सकते हैं। तो यानी उसमें टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी, हमें पता नहीं चला, हमने उसका इंटेक कर लिया, हमने खा लिया उसको, और उसके बाद बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो तो ख़राब था, और बॉडी ने उसको बाहर निकालने की कोशिश की, और बाहर निकालने के लिए उसमें क्या हुआ, वॉमिटिंग एंड लूज मोशन के थ्रू उसने उसको बाहर निकालने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। यहाँ खतरे का तात्पर्य है उस संक्षेपित संभावना, यानी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी से, जब किसी फूड प्रोडक्ट को उसके प्रस्तावित तरीके या प्रस्तावित मीन्स रिकमेंड करते हैं ना, रिकमेंडेड तरीके और मात्रा में प्रयुक्त ना करके या प्रयुक्त ना किया जाए, तो उसके फलस्वरूप यानी उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उससे क्या होता है, क्षति हो सकती है, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। संकट भौतिक, रासायनिक और जैविक, यानी हज़ार जो होता है, जो भी डिफ़िकल्टी उसके बाद होगी, प्रॉब्लम जो होगी, वो फिज़िकल भी हो सकती है, केमिकल रिएक्शन जैसा भी कुछ हो सकता है, या फिर बायोलॉजिकल भी हो सकता है, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अभी आपको शायद समझ में ना आया हो, लेकिन आगे में जाके ये जो भौतिक खतरा है, फिज़िकल हैज़ार्ड, केमिकल हैज़ार्ड और बायोलॉजिकल हैज़ार्ड को हम आपको और डिटेल में समझाएंगे। पहले आया फिज़िकल हैज़ार्ड के अंदर क्या क्या आता है। फिज़िकल मीन्स देखो सिंपल सा वर्ड है, फिज़िकल जो चीज़ दिखाई दे, राइट, जो नज़र आ रही है, शरीर पर दिखाई दे रही है, जैसे कि, या फिर जो फिज़िकल हैज़ार्ड है वो जो खतरा है वो दिख रहा है खाने में, जैसे खाने में कॉकरोच मिलना, है ना, चावल में कॉकरोच मिल गए, ठीक से छान के देख कर नहीं साफ़ किए और उबाल दिए, खाने में कील मिलना, खाने में ऑलपिन मिलना, पंख मिलना, बाल मिलना, बटन मिलना, राइट। तो इस तरह की चीज़ें जो खाने में हैज़ार्ड है, खाने में विषैला चीज़ है या अच्छा नहीं है, जिसको हम अच्छा नहीं मानते, बाल मिल गया खाने में तो क्या करते हो, छोड़ देते हो ना उसको पूरे को, दैट इज़। अब मैं आपके लिए बुक में से समझा रही हूँ आपको। भौतिक खतरा
भौतिक खतरा कोई भी भौतिक पदार्थ हो सकता है जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता है, लेकिन खाद्य उत्पादन यानी प्रोडक्शन तथा पकाने के दौरान जाने अनजाने मिल जाते हैं तथा इसके उपभोग यानी इनटेक से डिसीजेस उत्पन्न हो सकती हैं या आघात पहुंच सकता है। भाई कील पिन ये सब चला जाएगा तो आघात पहुंचेगा ना अंदर जाने के बाद, इससे बीमार नहीं होगी लेकिन बाद में क्षति होगी, नुकसान हो जाएगा, कट जाएगा अंदर। लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश, बाल आदि खाद्य पदार्थों के भौतिक खतरे के उदाहरण हैं। अब समझ में आया आपको ठीक से? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है सेकंड नंबर, केमिकल हैजार्ड्स। केमिकल हैजार्ड्स को हिंदी में रासायनिक खतरा कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आएगा? रासायनिक खतरा या रासायनिक खतरे संकट का तात्पर्य उस रासायनिक या हानिकारक पदार्थ से है जो खाद्य पदार्थ में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं या जाने अनजाने मिला दिए जाते हैं। सभी प्रकार के कीटनाशक, रासायनिक अवशेष, विषैली धातु, पॉलीक्लोरिकृत, बाइफिनाइल, परिरक्षक, खाद्य रंग, ये सब मिलावटी पदार्थ इसके अंदर आते हैं। अब आता है बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, जैविक खतरा। ये क्या होता है? जैविक खतरे से तात्पर्य उन जीवधारियों या सूक्ष्म जीवों से है जो खाद्य पदार्थ में पहले से ही उपस्थित होते हैं या फिर किसी विशेष परिस्थिति में पनपने लगते हैं या उत्पन्न हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों में ऐसे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे जीवाणुओं को खाद्य जनित रोग भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव रोगाणुओं द्वारा 2 प्रकार के खाद्य जनित रोग उत्पन्न करते हैं, संक्रमण और विषाक्तता। ठीक है, संक्रमण यानी इन्फेक्शन हो गया, पेट में इन्फेक्शन हो गया, आंतों में इन्फेक्शन हो गया, है ना, और या फिर विषाक्तता यानी पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग होने के बाद क्या होता है? वॉमिटिंग होती है। अब आपकी बुक में कुछ पिक्चर्स बनी हैं जिसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक है खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाले जैविक संकट और न दिखाई देने वाले। दिखाई देने वाले जैसे पक्षी, धुन जैसे दालों में लग जाती है, चावलों में, तिलचट्टा कॉकरोच को बोलते हैं, झल्ली और कृमि यानी वॉर्म्स यानी केचुए, ऐसा कुछ। ठीक है, कृमि केचुओं को बोलते हैं, वॉर्म्स को। और जो नहीं दिखाई देते वो किससे दिखाई देंगे फिर? माइक्रोस्कोप से। वो कौन कौन से हैं? जीवाणु, जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं। खमीर यानी यीस्ट। देखो, एक तो हम अपने आप उठाते हैं खमीर, जैसे जलेबी में, ब्रेड में, लेकिन जो आटा बाहर रखा छोड़ देते हो और वो फूल जाता है तो वो हो गया नुकसानदायक। लेकिन आपने इंटेंशनली बढ़ाया है तो वो भी हो सकता है एक समय के बाद, लेकिन आप उसे विद इन टाइम यूज़ कर लो, उसका विद इन टाइम उसका ब्रेड बना दो आटे का, क्योंकि आपने इंटेंशनली उसमें यीस्ट का पाउडर मिलाया है। ठीक है, अब ऐसे मत करना कि घर में जो आटा वो फन गया था उसकी अब ब्रेड बना लोगे, नहीं, नो, वो विषैला हो गया। ठीक है, फिर है प्रोटोजोआ, फफूंदी ब्रेड के ऊपर भी आ जाती है, जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है, अब बाहर रखा भूल जाते हो तो ग्रीन कलर की हो जाती है, उसके बाद ब्लैक हो जाती है ब्रेड, नहीं खाना चाहिए। विषाणु यानी वायरस। ठीक है, वायरस तो आप सब जानते हो, उससे कोल्ड हो जाता है और आजकल तो वो उसका बहुत बड़ा वाला रूप आप देख रहे हो, दैट इज़ कोरोना वायरस, कोविड-19। ठीक है, बट दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ फूड, नो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ, जैसे किसी को कोल्ड हो गया और ऐसे ही व्यक्ति ने खाना बनाया और उसने छींक मार दी उस खाने पे और आप उसे खा लेते हो तो भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस है। अब आता है खाद्य संक्रमण क्या है? खाद्य संक्रमण क्या है? खाद्य संक्रमण खाद्य पदार्थों के साथ रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से उत्पन्न होने वाले रोगाणुओं का शरीर में पहुंचकर तेजी से संख्या में वृद्धि करना, जिससे क्या होता है? शरीर रोगी हो जाता है, उसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल साल्मोनेला। साल्मोनेला क्या है? साल्मोनेला एक मुख्य प्रकार का जीव है जो आंतों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कच्चे दूध में और अंडे में भी पाया जाता है। ठीक है, हालांकि गर्म करने पर साल्मोनेला नष्ट हो जाता है, पर अगर
उपरोक्त खाद्य पदार्थों को आदर्श ताप पर न पकाया जाए तो कुछ जीव जीवित रह जाते हैं। उपरोक्त मीन्स दूध और अंडा को अगर ठीक प्रकार से न पकाया जाए हाई टेम्परेचर पे तो कुछ साल्मोनेला जीव उपस्थित रह जाते हैं, जिससे वो बाद में भी अगर आपने उसको ठीक से नहीं उबाला तो वो बेकार है, फिर वो दूध खराब हो गई होगा। आपकी मम्मा वेट करती है ना, ऊपर तक उसको उबलने का वेट करती हैं आने का। दैट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस। यू हैव टू वेट फॉर दैट मिल्क टू कम अप, जिसको हम कहते हैं उबालना। जब वो ऊपर आ गया राउंड कलर का अम्ब्रेला करके ऊपर शेप ले लेता है, तब वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके पहले तक अगर आप बीच में गैस बंद कर देते हो तो दूध पूरा उबला नहीं है, यानी उसके में अंदर जो जीवाणु हैं वो नहीं मरेंगे तब तक। उनका एक टाइम पीरियड है, जब तक वो दूध ऊपर तक नहीं आ जाएगा वो फनकर उबाल में उबल नहीं जाएगा, तब तक वो इनएक्टिव नहीं होगा। ठीक है, समझे आप लोग? आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर साल्मोनेला पारदूषण द्वारा फैलते हैं, मीन्स क्रॉस कंटामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, कैसे? यदि कोई खाना पकाने वाला व्यक्ति किसी स्लैब, जहाँ पे आप खाना बनाते हैं स्लैब या तख्ती पर कच्चे मांस के टुकड़े काटता है और फिर स्लैब और तख्ती को बिना साफ़ किए उसे ऐसा ही छोड़ देता है, ठीक है, बिना साफ़ किए उसे कोई ऐसा खाद्य पदार्थ काट देता है उसके ऊपर जिसे खाने से पहले पकाने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल सैलड, मतलब जैसे मांस नॉनवेज है तो उसको काटने के बाद उसको वॉश किया और उसके बाद उसको पकाते हैं, लेकिन उसके जैसे सैलड है तो नहीं पकाते। तो क्या किया उसने, वो काटा और उसके बाद में उसने सैलड काट दिया उसके ऊपर, उसी चॉपिंग बोर्ड के ऊपर। सो सैलड को तो पकाना नहीं होता, तो जर्म्स सैलड में चले गए और किसी व्यक्ति ने जिसको सर्व किया उसको नहीं पता और उसने वो खा लिया तो जर्म्स उसके अंदर चले गए। तो यहाँ है फॉर एग्जाम्पल सैलड इत्यादि। तो ऐसी स्थिति में उस खाद्य पदार्थ में साल्मोनेला जीव बहुत तेज़ी से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और फिर लगभग हर 20 मिनट में उनकी संख्या दुगनी हो जाती है। इसके कारण व्यक्ति खाद्य संक्रमण का शिकार होकर बीमार हो जाता है। अब आता है खाद्य विषाक्तता, दैट इज फूड पॉइजनिंग। कई जीवाणु हानिकारक आविष उत्पन्न करते हैं, जो रोगाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी खाद्य पदार्थों में बने रहते हैं। आमतौर पर जीवाणु आविष तभी उत्पन्न करते हैं जब खाद्य पदार्थ ना तो अधिक गर्म होते हैं और ना ही अधिक ठंडे, ना यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर होते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो ग्रोथ ईजिली कर पाता है, फेवरेबल हो जाता है ना टेम्परेचर उसके लिए। खाद्य पदार्थों में उपस्थित आविष को किसी विशेष प्रकार की गंध, दिखावट या स्वाद द्वारा नहीं पहचाना जा सकता। कुछ चीज़ों का टेस्ट खराब हो जाता है, स्मेल करने लगते हैं, पर कुछ चीज़ों का कुछ नहीं बिगड़ता, बट उसमें स्टिल पॉइजनिंग हो चुकी होती है ना। तो ये उसी के बारे में बता रहे हैं। इसलिए यह ज़रूरी नहीं है कि खाद्य पदार्थ चखने या सूंघने पर ठीक लगे, यह उपभोग के लिए सुरक्षित ही हो। फॉर एग्जाम्पल स्टेफिलोकोकस ऑरिस नाम का जो जीवाणु होता है, ये हवा, धूल और जल में पाया जाता है। इसके अलावा लगभग 50% से अधिक स्वस्थ व्यक्ति के नासिका मार्ग से, यानी नेज़ल जो हमारे होते हैं, 2 छेद जो होते हैं नोज़ में, वहाँ से गले के मुंह से गले में, और स्किन के जो बाल होते हैं ना, स्किन में पोर्स खुले होते हैं जो हमें नहीं दिखते, यहाँ से भी अंदर चला जाता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें यह जीवाणु उपस्थित हो भोजन को पकाते या परोसते समय उसे हाथ लगा दे, मान लो किसी कोई इन्फेक्शियस है, उसको ऑलरेडी बीमार है, उसको ये वाला जीवाणु है अंदर, और वो उस खाने को टच कर ले जो शुद्ध था, और क्या होगा फिर, ऐसा व्यक्ति उस खाने को खा ले, इस टच किए हुए खाने को खा ले, तो क्या होगा, भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्ति में यह जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, चला जाएगा उसके अंदर, और उसको क्या हो जाएगा, अतिसार। अतिसार मीन्स डायरिया, डायरिया मीन्स दस्त, लूज मोशंस, ठीक है। कई बार
कुछ परजीवी भी फूड बॉर्न डिसीज़ का कारण बन सकते हैं, जैसे पोक यानी सूअर का मांस। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है टेप वॉर्म को हिंदी में फीता कृमि कहते हैं, लेकिन अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है आप उसको टेप वॉर्म भी लर्न कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर जो वॉर्म होता है, केंचुआ होता है, उसको टेप वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त कई बार खाद्य पदार्थ पीड़कों और कीटों द्वारा भी ग्रसित हो सकता है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार खाद्य जनित रोगों के लिए उत्तरदायित्व विभिन्न प्रकार के खतरों में से जैविक खतरा खाद्य जनित रोगों का मुख्य कारण होता है। मतलब ज़्यादातर फिजिकल हैजार्ड्स होते हैं, केमिकल हैजार्ड्स होते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा खतरनाक क्या है? बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, ठीक है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रयासों के बावजूद जैविक रोगाणु गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं और इसके अतिरिक्त नए नए रोगाणुओं की निरंतर खोज और पहचान भी होती रहती है। देखिए, लैब्स हैं, रिसर्चेज हैं, वो लोग आए दिन कुछ ना कुछ नया फाइंड आउट करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। सो इससे हमें चीज़ों को संक्रमित होने में या दूषित हो जाता है उससे उसको पहचानने में हेल्प मिलती है। खाद्य जनित रोगों के रोगाणुओं में के निम्न प्रकार होते हैं, जो कि इस तरह से हैं। एक होता है ह्यूमन होस्ट और एक होता है एनिमल होस्ट। यानी ह्यूमन होस्ट मतलब मानव परपोषी, मीन्स मानव के अंदर, ठीक है, मानव है उसका होस्ट। जैसे कि कोरोना का होस्ट कौन है? ह्यूमन से हो रहा है, एनिमल थोड़ी है, ठीक है। और जंतु के से हो रहा है तो यानी उसके एनिमल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो चलो आगे समझते हैं। मानव एवं स्वयं रोगाणुओं के साथ उनकी पारस्परिक क्रियाएं, यानी देयर इंटरेक्शन विद ह्यूमंस एंड पैथोजेंस इटसेल्फ, ठीक है। फिर आता है पर्यावरण, जिसमें भोजन का उत्पादन, जहाँ पे खाना बन रहा है, प्रोसेसिंग की जा रही है, पकाया जा रहा है या फिर सर्व किया जा रहा है, अगर ये या फिर स्टोर किया जा रहा है, वहाँ पे गंदगी है तो भी खाना खराब हो जाता है। फिर है कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन, अधिक आयु, रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी हो जाना, ज़्यादा एज होना, है ना, या फिर इम्यून सिस्टम वीक होना, या फिर शरीर में उपस्थित किसी भी परिपोषी होस्ट की संवेदनशीलता में परिवर्तन आने से व्यक्ति में संक्रमण हो जाता है, वो उससे ग्रस्त हो जाता है यानी बीमार हो जाता है। जीवों में आनुवांशिक विनिमय या परिवर्तन मीन्स जेनेटिक एक्सचेंज या फिर चेंज के कारण भी न्यू स्ट्रेन्स बनते हैं। न्यू चीज़ें बनती हैं बॉडी के अंदर जिनमें रोग उत्पन्न होने की क्षमता होती है। भोजन संबंधित आदतों में परिवर्तन होना, जलवायु में परिवर्तन होना, वृहद स्तर पर खाद्य उत्पादन, खाद्य संस्थान तथा खाद्य पूर्ति में वैश्विक वृद्धि होने के कारण भी किसी नए भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या को एक नए प्रकार का रोगाणु का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल नोरोवायरस, रोटावायरस, हेपेटाइटिस ई, ये कुछ प्रकार हैं जो फूड बॉर्न डिसीजेस के जिनकी वजह से होती है, ठीक है। तो 70% मामले इनमें से इनकी वजह से होते हैं, फूड बॉर्न डिसीज के। लगातार हो रही रिसर्चेस के द्वारा नए नए रोगाणुओं की पहचान होती रहेगी और इसीलिए उन्हें पहचानने और नियंत्रित करने के लिए और खाद्य पदार्थों में उनकी उपस्थिति को पता लगाने के लिए नई नई मेथड्स का डेवलपमेंट भी करने की कोशिश हमेशा बनी रहेगी। खाद्य सुरक्षा यानी फूड सेफ्टी की कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए संदूषण और अपमिश्रित शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। संदूषण मीन्स पॉइजनिंग जो हो जाती है या फिर मिलावट, इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंटामिनेशन एंड अडल्ट्रेशन। कंटामिनेशन और अडल्ट्रेशन से भी फूड बॉर्न डिसीजेज या फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट यही समझेंगे। फूड पॉइजनिंग और फूड अडल्ट्रेशन जो है, फूड कंटामिनेशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगी। खाद्य सुरक्षा किसी भी उत्पाद या खाद्य पदार्थ की क्वालिटी यानी गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यानी सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है क्वालिटी,
और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी चीज़ की अगर क्वालिटी ठीक है तो वो सेफ़ है, और किसी चीज़ की अगर क्वालिटी ठीक नहीं है तो वो सेफ़ कैसे हो सकता है। फूड प्रोडक्ट्स के सेवन के लिए सुरक्षित तथा उनकी क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, सभी देशों में, है ना, सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए हुए हैं, और उन्होंने अपने फूड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं जो हर एक प्रोडक्शन, जो जहाँ पे भी खाने की प्रोडक्शन होती है, कंपनीज़ उनको गाइडलाइंस देते हैं। गाइडलाइंस यानी नियम कानून कि आप वो खाना जो बना रहे हैं, वो जो पैकिंग करके भेज रहे हैं, वो सेफ़ होना चाहिए और उसको बनाने के टाइम ये सावधानी उनको रखनी है, ठीक है। और अगर वो उसका सख्ती से पालन नहीं करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स में कोई कमी पकड़ी जाती है, पाई जाती है, तो उनको भारी जुर्माना भरना पड़ता है। और अगर आपको मेरा ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। जैसे आप लोग हो, अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व